नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर न्यूज 18 अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। बिहार सिपाही पेपर लीक कांड मामला पिछले 2 वर्ष से सुर्खियों में है। आम से लेकर खास तक इसकी चर्चा अमूमन करते नजर आते हैं। लोगों के मन में यह सवाल कौंधता है कि आखिर पेपर किसने लीक करवाया। लोगों को जो जानकारी है उसके मुताबिक सिपाही पेपर लीक का आरोपी संजीव मुखिया और उसका बेटा डॉक्टर शिव और उसके गैंग से जुड़े दूसरे लोग हैं। लेकिन ईओयू की फाइंडिंग रिपोर्ट कुछ और ही इशारा कर रही है। दरअसल ईओयू ने इस मामले को लेकर अपने द्वारा किए गए अनुसंधान के बाद जो फाइंडिंग पुलिस मुख्यालय के सामने पेश की है उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने परीक्षा से जुड़े सभी 6 सेट प्रश्न पत्र अपने पास पूरी रात रखा था। लेकिन जब ईओयू ने अपने अनुसंधान में इस बाबत सिंघल से पूछताछ की तब सिंघल ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब पेपर छापने वाली कंपनी जिससे सिंघल ने ही सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने का टेंडर दिया उससे जुड़े लोगों ने इस सच का न सिर्फ खुलासा किया बल्कि यह भी बताया कि पेपर प्रिंट होने से पहले कई बदलाव सिंघल ने करवाया था। ईओयू ने अपने फाइंडिंग में दूसरा जो बड़ा खुलासा किया है उसके अनुसार सिंघल ने जिस प्रिंटिंग प्रेस को टेंडर देने के लिए 40 वर्ष पुराना बताया वो महज 2 वर्ष पहले अस्तित्व में लाया गया था, वो भी सिर्फ पेपर पर। और तो और पूरे अनुसंधान के दौरान जब भी ईओयू की टीम ने इसके सिंघल से पूछताछ की हर बार सिंघल ने ईओयू की टीम को गुमराह किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या सिंघल ने ही पेपर लीक माफिया तक सिपाही परीक्षा से जुड़े पेपर मुहैया करवाए। सवाल कई हैं लेकिन जवाब देने को सिंघल तैयार नहीं। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, इसके सिंघल एक कह सकते हैं कि एक बड़ा कारनामा, बड़ा खेल इन्होंने किया इस पूरे पेपर लीक मामले को लेकर के। जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट ये बताती है साफ तौर पे कि जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए कल्प्रिट कोई और नहीं, दोषी कोई और नहीं बल्कि खुद जो है बिहार चयन परिषद के जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन थे संजीव कुमार सिंघल, वही हैं। उन्होंने ही जो है ये पूरे प्रिंटिंग प्रेस को टेंडर देने से लेकर के जो पेपर था 6 सेट में ये पेपर प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे और सभी प्रश्न पत्र को उन्होंने एग्जाम से एक दिन पहले अपने पास रखा। पूरी रात वो अपने पास रखे। लेकिन जब इस बाबत ईओयू ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने साफ तौर पे इस तरह की कोई भी बातों के होने से इनकार कर दिया। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने ईओयू के इंक्वायरी के दौरान, पूछताछ के दौरान बताया कि इसके सिंघल जो हैं उन्होंने उनको न सिर्फ टेंडर दिया बल्कि जब पेपर सेट हुए थे तो उसका मूल्यांकन भी किया था, उसको उन्होंने देखा भी था। और जब परीक्षा से एक दिन पहले रात में वो पूरे 6 सेट अपने पास मंगवा लिए थे और पूरी रात वो रखे, अगले दिन उसे वापस किया। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो पेपर लीक हुआ उसमें ये बातें अब तक कही जा रही थी, तमाम मीडिया हाउसेज में ये खबर चल रही थी कि या हम लोगों ने भी चलाया था कि पेपर लीक जो है वो जब वेयर हाउस से मोतिहारी जा रहा था क्वेश्चन पेपर तो उस समय वैन से जो है संजीव मुखिया और उसके जो गुर्गे हैं उन लोगों ने पेपर लीक किया था। लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। ईओयू के जो अनुसंधान है, जो उनका अपना कह सकते हैं कि फाइंडिंग है, उसमें ये साफ तौर पे बातें आई है सामने कि संजीव कुमार सिंघल ने ये 6 सेट जो प्रश्न पत्र के थे उसे एग्जाम से एक दिन पहले अपने पास रखे थे। आखिर वो क्यों रखे थे, ये एक बड़ा सवाल है। जब इसको लेकर के ईओयू ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने गुमराह किया और कोई भी माकूल जवाब जो है नहीं दिया है। ये पूरी बातें जो है वो फाइंडिंग में आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले से जुड़ी हुई जो पुलिस मुख्यालय को सौंपा है, सरकार को सौंपा है। और अब ईओयू ने अपना मंतव्य दिया है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ इन्होंने अपने चेयरमैन पद का गलत इस्तेमाल किया बल्कि जो कर्तव्य बनता था उसका भी इन्होंने खुलेआम उल्लंघन किया है। और दूसरी बात एक और है कि आखिर जो संजीव कुमार सिंघल हैं वो इन्हीं को जो प्रिंटिंग प्रेस है जहां से ये पेपर प्रिंट हुए हैं उनको ही देने के लिए इतने तत्पर क्यों थे। उन्होंने साफ तौर पे ईओयू को जो बताया था कि ये 40 से 45 साल पुराना प्रिंटिंग प्रेस है और इसी कारण से इसे टेंडर उन्होंने दिया था। लेकिन जब ईओयू ने अनुसंधान किया तो 24 परगना कोलकाता में इसका ऑफिस बताया गया और प्रिंटिंग प्रेस
के पास जब टीम पहुंची थी तो वहां पे इस तरह के कोई प्रेस नहीं थे, सिर्फ कागज पे ये प्रेस था, स्थापित था, और वो भी महज 2 साल पहले अस्तित्व में आया था। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं बहुत कुछ गड़बड़ियां जो है वो संजीव कुमार सिंघल करना चाहते थे। उनके मन में पहले से प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी थी, और उसके तहत इन्होंने पूरी रणनीति रची। वाकई अमित, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां की गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में इन सारी गड़बड़ियों का खुलासा भी हो, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि एसके सिंघल की तरफ से गुमराह करने की कोशिश की गई। ईडी की टीम को जब जांच की प्रक्रिया लगातार जारी थी, उस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे जो फाइंडिंग रिपोर्ट है जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उनमें तमाम बातों का उल्लेख है। जो आर्थिक अपराध इकाई के जो डीएसपी हैं, जिन्होंने अनुसंधान किया, डीआईजी जो इस टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपनी फाइंडिंग में साफ तौर पे लिखा है कि संजीव कुमार सिंघल जो है वो जिस दिन से ये विज्ञापन आया उसके बाद से ही इस जुगत में लगे हुए थे, इस फिराक में लगे हुए थे कि उन्हें कैसे जो है गड़बड़ियां करनी है और कैसे लाभ पहुंचाना है अपने लोगों को। तो कहीं न कहीं हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए ये गड़बड़ियां की या इसके पीछे की वजह कोई और थी। वाकई अमित, ये सब कुछ जांच का विषय है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर और क्या नए और बड़े खुलासे किस स्तर तक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी बीच राजधानी पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है। सिपाही पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। सरगना संजीव मुखिया के खाते की जांच कराई जाएगी। 10 परीक्षा माफिया के खातों की जांच होगी। ईओयू ने एफआईयू यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को निर्देश दिए हैं। किन किन राज्यों में खाते और कहां पर है, इसकी भी जांच ईओयू की तरफ से की जाएगी। लेन देन की जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईओयू ने एफआईयू के जरिए जांच के निर्देश दिए हैं। और देखिए, आइए संजीव हंस से जुड़ी बड़ी खबर एसवीयू से अहम जानकारी सामने आई है। आइए, संजीव हंस पर बड़ा घूस लेने का आरोप लगा है। घूस में मर्सिडीज लेने का आरोप है। प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी से घूस लिया गया था। कार के साथ फोटो भी मिल चुकी है। दूसरे के नाम पर कार लेने का आरोप इनके ऊपर। 70 लाख की 15 घड़ी भी मिली थी। सेवा शर्त नियमावली के उल्लंघन का इनके ऊपर आरोप। तो आइए, संजीव हंस ने कैसे बड़ा खेल घूस का किया है वो आप समझ सकते हैं। जहां पर घूस के तौर पर बताया जा रहा है कि मर्सिडीज लेने का इनके ऊपर आरोप। इसके साथ साथ कार के साथ फोटो मिल चुकी है। प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी से इन्होंने घूस लिया था। और वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एनडीए के घटक दलों ने इसका स्वागत किया है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया है। प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा है। करीब 1 महीने बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज्यादा ध्यान दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिन की चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई। कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी समेत 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बहुत। तो कांग्रेस इसे अब भी अव्यवहारिक बता रही है।
ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके विरोधी हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे आविष्कार कर रहे हैं। कमेटी ने जो मुख्य सिफारिश की है वो भी जानिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो, हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। लेकिन ये चुनाव सदन के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए हो। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट हो। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो और दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ हो। बीजेपी समेत सत्ता पक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। भारत में फिलहाल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना और मतदाता लोकसभा विधानसभा के लिए एक ही समय वोट करेंगे। वैसे एक देश एक चुनाव लागू करने पर कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। अब एक दिन में एक बार ही जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो इससे देश का पैसा भी बचेगा। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा, महंगाई नियंत्रित होगी। कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और अब संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष से बात 3 मंत्री करेंगे। खबर है कि विपक्ष से मोदी सरकार के 3 मंत्री बात करेंगे। राजनाथ सिंह विपक्ष से बात करेंगे। इसके साथ साथ किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल भी बातचीत करेंगे। तो ये मोदी सरकार के 3 मंत्री जो विपक्ष से बात करेंगे। कल बता दें कि मोदी कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि एक देश एक चुनाव पर विपक्ष से ये 3 मंत्री बात करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से दुबई की यात्रा पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के दुबई दौरे पर सियासत काफी तेज है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी के दुबई दौरे पर तंज कसा है, तो आरजेडी ने तेजस्वी की लोकप्रियता से घबराकर निजी यात्रा पर सवाल उठाने का आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव जी यात्रा करते करते थक गए, सुना कि फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 5 दिन 7 दिन यात्रा किए, फिर चल पड़े विदेश की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल भांपने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा पर निकले हैं। अब विरोधियों का आरोप है कि आभार यात्रा स्थगित कर तेजस्वी यादव दुबई की यात्रा पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी यात्रा करते करते थक गए, सुना कि फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। भाई आप लोग क्या लगाव है विदेश से, इतना क्या वहाँ छिपा के रखे हैं? बीजेपी के साथ ही जेडीयू के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रवासी पॉलिटिशियन हो गए हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो राजनीतिक प्रवासी हो गए हैं। कहां तो दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम मुकाबला करेंगे। हालात आपका यह है कि 5 दिन 7 दिन यात्रा किए, फिर चल पड़े विदेश की ओर। एनडीए नेताओं की ओर से तेजस्वी यादव की यात्रा पर उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार हुआ। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से घबराकर विरोधी निजी यात्रा पर भी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं, तो इनको पच नहीं रहा है। अब निजी यात्रा पर वो विदेश जा रहे हैं कि घर में जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव आरोपी हैं।
जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा था। शर्त के साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से यात्रा की मंजूरी मिलने के बाद तेजस्वी यादव 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अपने परिवार के साथ दुबई जा रहे हैं। शर्त के तौर पर कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने तेजस्वी यादव से उनकी विदेश यात्रा की योजना और यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर का विवरण भी मांगा था। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ी खबर नवादा से है, जहां दलित दबंगों पर दलित बस्ती में आग लगाने का आरोप लगा है, जिससे कई घर जलकर खाक हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिदौर पंचायत के कृष्णानगर गांव की बताई जा रही है। गांव वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में गांव में दबंग हथियार लेकर पहुंचे और हवाई फायरिंग करते हुए पूरे गांव में दहशत फैला दी। उसके बाद दलित बस्ती में आग लगा दी है, जिससे कई झोपड़ी जलकर खाक हो गई। वहीं आग में अनाज समेत कई मवेशी भी झुलस गए हैं। सूचना मिलने पर तुरंत एसडीपीओ, एसडीएम सहित पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर आग पर काबू पा लिया गया। जमीन विवाद में आग की आशंका जताई जा रही है। दलित वर्ग के दबंग पर ही दलित बस्ती में आग लगाने का आरोप लग रहा है। की घटना सूचना मिली तो हम लोग तुरंत सबसे पहले अग्निशमन और एम्बुलेंस के साथ हम लोग पहुंचे। पहले आग बुझाने का काम किया। कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आग किन्हीं की तरफ लगाया गया, तो उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच करके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। गोली की फायरिंग की बात आ रही है, हाँ, उस पर भी पुलिस जाँच करेगी। घटना का कारण क्या है सर? घटना का कारण प्रथम दृष्टया में लगता है कि कुछ भूमि विवाद का मामला है। बताया जा रहा था लगभग 80 घरें, कितनी घरों में आग लगी होगी? सर उसकी गिनती हम लोग कर रहे हैं, हमारा स्टाफ गिनती कर रहे हैं। लिए कम से कम 100 लोग आए हैं, राइफलधारी लोग थे सब, आकर के गोली यहाँ चलाना शुरू कर दिए। हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे, ऐसा कुछ माहौल था नहीं जिसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा माहौल रहता तो कुछ पहले से प्रिपेयर लोग रहता। लेकिन सडनली कुछ खाना बना रहे थे, लेडीज लोग कुछ बैठे हुए थे, सडनली गोली चलाने लगे। कम से कम उन लोग इधर घुसते के साथ में 50 राउंड फायरिंग किए। 50 राउंड फायरिंग होने के बाद में जब उन लोग घर में आग लगाना शुरू कर दिए, सारे घर में आग लगाए, तब हम कम से कम 100 बच्चा को लेकर करके जाकर के एक भट्ठे के रूम में लेकर को बैठे हैं। अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, ये कौन से दबंग जिन्होंने दलित बस्ती में आग लगा दी, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया? जी देखिए, ये लोग जो है एक ही समुदाय से आते हैं और दबंग प्रवृत्ति के हैं और कहीं न कहीं उनसे ये भारी थे और यही कारण है कि जमीन का जो विवाद जो चला आ रहा था, नदी किनारे की ये जमीन है, उसी विवाद में चूंकि दोनों पक्ष जो है इस जमीन पे दावा करती आई है, मगर जो लोग जो है यहाँ लंबे समय से यहाँ बसे हुए हैं, लगभग 10 से 15 साल से करीब लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और उस जमीन पे दूसरे पक्ष का भी दावा चल रहा है और उसी को लेकर यह पूरी घटना हुई है, जिसमें रात में करीब लगभग ग्रामीण जो बता रहे हैं उसमें 60 से 70 की संख्या में लोग अचानक पहुंचे और गांव में फायरिंग करते हुए दहशत का माहौल कायम किया और उसके बाद फिर अगलगी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें अभी मौजूदा स्थिति इस वक्त यह है कि सुबह प्रशासन की तरफ से सभी क्षति का आकलन किया जा रहा है। उसमें अभी लगभग 30 से 32 घरों को जो है जलने की पुष्टि हुई है और मवेशी लगभग 2 दर्जन से अधिक इसमें जो है सो जल चुके हैं और पुलिस ने इसमें जो मुख्य अभियुक्त जो है उसकी भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, मगर इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बगल के ही गांव के प्राण विभाग के कोई नंदू पासवान है, उन्हीं के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है और दबंग प्रवृत्ति के है, तो उन्होंने सोचा कि दबंगता के आधार पर वो लोग इस जमीन को कब्जा कर ले, मगर ऐसा हो ना सका और जब इसमें वो विफल रहे तो गोलीबारी करते हुए दलित बस्ती में आग लगा दी। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम देर रात से ही यहाँ पे कैंप की हुई है और क्षति का आकलन किया जा रहा है और पीड़ित परिवार को, जो भी इसमें पीड़ित लोग थे, उन्हें खाने का और रहने का व्यवस्था दिया गया है और अभी फिलहाल अंचलाधिकारी और स्थानीय अधिकारियों की टीम जो है यहाँ लगातार कैंप कर रही है और क्षति का आकलन यहाँ पे अभी फिलहाल किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया अनिल इस अपडेट के लिए आपका। और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना सिटी के अधिकांश घाट एक बार फिर से डूब चुके हैं। आलमगंज के गायघाट से लेकर माल सलामी के दमराही घाट तक
कई जगह पर बाढ़ का पानी घुस चुका है। इसके बाद भी प्रशासन ने गंगा पाथवे पर अब तक बैरिकेडिंग नहीं की है और न ही घाट पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे लोगों को हादसे का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से गंगा पाथवे पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगाते हुए घाट पर पुलिस बल की तैनाती की और बैरिकेडिंग की मांग कर दी है। वैशाली में गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से दियारा इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि महनार अनुमंडल क्षेत्र, सहदेई प्रखंड क्षेत्र के गनियारी गांव सहित कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं पशुओं को भी चारे की परेशानी हो रही है। बाढ़ से परेशान ग्रामीण प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। पट्टी से पानी घेर ले, कोई सुविधा न है सरकारी। आज तबीयत खराब है, जा रही है सुइया दवाई लेके तो आम घरे नैया से दूसरा के वो ले जाए वाला दूसरा का नैया बोलाइल से न अब है। समझिए जो मतलब 50% घरों में पानी घुस गया। अभी सरकार की तरफ से नाव का व्यवस्था कराया गया है। सीओ साहब के सूचना दिए हैं, एसडीओ साहब के फ़ोन किए हैं, कर्मचारी जी को फ़ोन किए, अभी तक कोई नाव का व्यवस्था नहीं कराया गया। आदमी सबको तबीयत खराब होता है, आने जाने में परेशानी होता है, न नाव का व्यवस्था है, न कोई चीज का व्यवस्था है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईडी की बड़ी कार्रवाई, अनु आनंद कंपनी के यहां छापेमारी चल रही है। 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। पटना में 4 ठिकानों पर छापा, बेंगलुरु और नोएडा में भी रेड पड़ी है। अब तक 9 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा किया जा चुका है। तो पटना में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 4 ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है, जिनमें नोएडा भी शामिल है। आपको बता दें कि अनु आनंद कंपनी के यहां पर ये छापेमारी ईडी की तरफ से की गई है। 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। बेंगलुरु और नोएडा में भी रेड पड़ी है। कुल मिलाकर अब तक 9 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा किया जा चुका है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।